अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि पाकिस्तान को कौन से मसाइल दरपेश हैं, जो बड़े क्राइसिस हैं जिनसे पाकिस्तान घिरा हुआ है, वो कौन कौन से हैं। उनमें इकॉनमी था, एजुकेशन था, अर्बनाइजेशन थी, डेमोग्राफिक चेंजेस जिस तरह से पाकिस्तान के हो रहे हैं वो किस तरह से क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बहरान है, टेररिज्म दहशतगर्दी का एक बहरान है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो भी एक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका, और पॉलिटिकल सिस्टम है उसके क्या मसाइल हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है, और सबसे बड़ा ये कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसका क्राइसिस अभी तक प्रिवेल करता है 65 साल गुजरने के बाद। नाज़रीन, ये तो एक एक्चुअली हमने सारी जो क्राइसिस सिचुएशन थी पाकिस्तान की, और जिस तरह से दुनिया इसके बारे में लिख रही है और इस पर तज्जियात भी पेश कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान किन किन चीज़ों से पाकिस्तान को सामना है। आज के इस प्रोग्राम में हमने क्राइसिस तो पहले आइडेंटिफाई कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में हमने ये देखना है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगले 5 साल या 10 सालों में, कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनसे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो लिंक्ड है, और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे शेप अप होगा आने वाले दिनों में। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम ये डिस्कशन करेंगे, और वार्निंग्स भी हैं पाकिस्तान के लिए कुछ, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान को अवॉइड करना है। सेठी साहब, अगेन वी आर बैक टू द डिस्कशन। हमारे पिछले प्रोग्राम में वाज ऑल अबाउट क्राइसिस। अब ये है कि हमने ज़रा थोड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है कि किन किन चीज़ों का पाकिस्तान ने ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की जो आने वाला वक्त है उसमें जो डायमेंशन है वो डिटर्मिन करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। क्या हम एक जंगजू रियासत होगी, या हम लोगों की ऐसी रियासत बनाएंगे जिसके जंग की बात ना हो, अमन की बात हो, लोगों की खुशहाली की बात हो, हथियारों की बात ना हो, जिसमें रिसोर्सेज जो हैं वो हथियारों फ़ौजों के ऊपर ना लगाए जाएं, आवाम की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके। ठीक, 65 ईयर्स, 65 साल हो गए, तकरीबन 65 हो गए। 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, 79 में 99 में कारगिल, बहुत ख़तरनाक, उस पर भी प्रोग्राम करना। जंग, चारों जंगें हमने हारी, पहली बात। दूसरी बात ये, 2 दफ़ा 1980s में और 1990 में हम दो जंग बहुत करीब से गुजरे। हिंदुस्तान हमला करने वाला था, हमने प्रोवोकेशन इस किस्म की थी कि वो कुछ ना कुछ करने वाले थे, मगर फिर मीडिएशन की। एक दफ़ा तो ज़ियाउल हक साहब ने ख़ुद रोक दी, कुछ ऐसे कदम उठाए, क्रिकेट डिप्लोमेसी वगैरह, तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया उस थ्रेट को। और दूसरी दफ़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की वजह से फिर रुक गई बात, हाथ से निकल रही थी। 1990 में वो कहते हैं न्यूक्लियर सेबर राइटलिंग किस्म की होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब है कि अगर 65 ईयर्स में 6 ऐसे मौके, और फिर बेशतर और मौके जिसमें लड़ाई झगड़े, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग, ये वो बंदे मर रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर अब मुंबई के बाद एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, फिर कश्मीर में जिहाद, उसकी जो टेंशन्स रही हैं, तो मतलब है कि सारी ज़िंदगी ये किस्म की जंग ही करते रहे हम। अब 65 ईयर्स के बाद, 65 साल के बाद हमें एहसास हो गया है, अगर कुछ पहले नहीं था, अब हो गया है, दिन ब दिन होता जा रहा है कि जंगजू रियासत जो है वो फेल हो चुकी है। ये एक दुश्मन को बनाना, एक दुश्मन का सामने रखना, और फिर सारी आपकी पॉलिसीज़ यही कि जी एक दुश्मन है, ये हमेशा के लिए रहेगा, ये हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा, और इसी के बेसिस के ऊपर हमने अपनी रियासत बनानी है। ये फार्मूला चलता नहीं है, कहीं भी दुनिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे यहाँ तो 65 ईयर्स की ये जंग है। यूरोप में तो 1000 साल की जंगें थी जो कि उन्होंने ख़त्म कर दी, और यूरोप एक बहुत बड़ी रियासत बना ली। तो मतलब ये है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जो वसाइल रिसोर्सेज हैं हमारे, जो कि हम, मतलब है कि मैं आपसे हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि अगर आप 100 रुपया टैक्स में इकट्ठा कर रहे हैं तो 50 रुपये आप अपनी मिलिट्री आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं, क्योंकि ये ख़तरा है हमें सारा वक्त कि जंग ना हो जाए हिंदुस्तान के साथ, हावी ना हो जाए, तोड़ ना दे पाकिस्तान को, साजिश ना कर दें, और बाकी जो रुपए हैं वो आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते हैं। तो मुझे ये जो जंगजू रियासत है, इसने हमें हमारी तालीम, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी आइडेंटिटी, हम कौन हैं, क्या हमारी लोकल स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जंगजू रियासत की वजह से। तो हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल कि अब क्या हमने इसी बेसिस के ऊपर अपनी रियासत बनानी है, खौफ के ऊपर,
फेयर के ऊपर और इनसिक्योरिटी के ऊपर, या हमने अमन की आशा चलानी है, तजारत करनी है और लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं और लोगों की खुशहाली की तरफ जाना है। सेठी साहब, जो आप कह रहे हैं, डोंट यू थिंक कि जो जनरल कियानी ने अभी कुछ दिन पहले जब ये 11 सेक्टर का वो दौरा कर रहे थे ऑब्वियसली 7 लॉन्च के बाद, तो उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए भी यही बात की थी कि मुल्क खुशहाली तभी आती है जब लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं। तो आई गेस वहाँ पर भी एक वो थॉट प्रोसेस तो है ना उनका, कि उनको भी पता है इकॉनमी बहुत अहमियत है उसकी। बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा था ना कि अब कुछ एहसास होना शुरू हो गया। अब आवाम में तो पहले से होना शुरू हो गया था कि यार ये देखिए, एक पंजाब में कुछ लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि नहीं, मगर बलूचिस्तान में ये व्यू नहीं है कि हिंदुस्तान दुश्मन है। आप सिंध में कराची में चले जाएं, वहाँ ये एहसास नहीं है कि जी वो हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करनी है। सिंध के अंदर नहीं है ऐसे। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये पहले अलग हो रहे थे लोग, उनकी सोच फ़र्क हो रही थी। वो जो थ्रेट परसेप्शन है वहाँ नहीं है जितनी यहाँ पंजाब में है। आई थिंक वो साथ भी हैं, प्रॉक्सिमिटी भी है। सबसे पहले जब अटैक आती है तो पंजाब पे आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये जो जनरल कियानी का बयान है, ये बहुत अहम है। इसके ऊपर बड़ी स्टडी की जा रही है हिंदुस्तान में कि क्या ये दिल की बात है या ये एक टैक्टिकल बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर 100% दिल की बात नहीं है तो 100% टैक्टिकल भी नहीं है। एहसास होना शुरू हो गया है कि ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब हमें आवाम की तरफ भी कुछ तवज्जो देनी, वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए। वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए। वेलफेयर स्टेट होगी तो फिर पैसे भी होंगे, मईशत भी चलेगी, तो फिर जितने पैसे फ़ौज को चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। और एक ज़रूरी नहीं है कि एक दुश्मन हो तो आपको पैसे मिलते हैं। फ्रांस का कोई दुश्मन नहीं है, बहुत बड़ी फ़ौज है। चाइना ने सब अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म कर ली, सेटल कर ली और एक सुपर पावर बन रहे हैं। ठीक है, बरतानिया की कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ जंग नहीं चल रही। 35 साल में, 45 साल, 60 पे जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सिर्फ एक छोटी सी जंग हुई अर्जेंटीना के साथ। तो मतलब है, तो वो कोई नहीं, मगर आर्मीज लोग रखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लोग रखते हैं, वो तो डिटरेंस के लिए तो होते नहीं, तो मतलब है कि पावर के लिए भी होता है ना, प्रोजेक्शन के लिए। तो ना किसी आपके कोई हथियार ले जाएगा, ना आपको कोई कम कर देगा, कमज़ोर कर देगा। आपकी फ़ौज रहेगी, आपकी फ़ौज स्ट्रांग होगी, मॉडर्नाइज होगी, सॉलिड होगी। मगर ज़रूरी नहीं है कि सारा वक्त आप जंग की तैयारी में बैठे रहें। और उसकी वजह से फिर आप सारी मईशत को भी उसी तरीके से बनाएं और पॉलिसी भी उसी तरीके से बनाएं और सियासत भी उसी तरीके से करें, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा, नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा कि जंगजू रियासत नहीं, अवामी रियासत हमें बनानी पड़ेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हमने अपने फ्यूचर, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसमें बेहतरी लानी है तो ये एक फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऊपर हमें कंसेंसस बना के जंगजू रियासत ख़त्म करके एक फलाई रियासत बनानी है। इसमें अब कोई दो बातें नहीं हो सकती। और मुझे बड़ी खुशी है कि जनरल कियानी ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमें एहसास है कि हम नहीं पेट काट के सारा आवाम का पेट काट के सारा कुछ खुद ले जाएं, क्योंकि हमें ख़तरा है। अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें एहसास है इस बात का, और हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तालीम हो और खुशहाली हो। दिस इज इनकरेजिंग, वेरी इनकरेजिंग। अच्छा सेठी साहब, ये तो एक फैक्टर हो गया। अगला फैक्टर ये कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर डिटर्मिन करेगा, दैट इज़ ऑफ कि हम फॉरेन इंटरवेंशन अफगानिस्तान में कितनी करनी है, सिविल वॉर के अंदर हमने क्या करना है। मुनीब, इसलिए पहले ये जंगजू रियासत के बारे में हिंदुस्तान का होता था। अब ये हुआ ही है कि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है। पहली बात, अफगानिस्तान के बारे में 2 किस्म के हमारे पास फोर्सेज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। एक वो जो हमने प्रोटेक्ट किए हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर रोल प्ले करना है। दूसरे वो कि जो उन्होंने हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हैं इसमें। तो एक्चुअली हमारे लिए अब जो अफ़गानिस्तान में जो होगा आगे, उसका जो मुस्तकबिल है और जो वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनका क्या आपस में तल्लुक़ होगा, उनका हमारे ऊपर अब एक ब्लो बैक जिसे कहते हैं ना, जो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। जो अब नज़र आ रहा है कि हो गया ना, कि पश्तून इलाके जो हैं वो एक सिविल वॉर में फॉरेन इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ शुरू हुआ और उनमें से कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ भी हो गए। तो सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक आगे जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान को किस हेल्प कैसे की जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, उन्हें किसी किस्म के एहसास कमतरी या ख़तरा हमारी तरफ से ना हो, ताकि हमारे साथ पंगा ना लें, वहाँ खुशहाली हो ताकि लोग हमारी तरफ ना देखें कि हमारे इलाके इन्होंने लेने हैं। और हम हमेशा सारी उम्र हम कहते रहे कि ये जो LOC है इसको हम नहीं मानते, और इंडिया कहता रहा कि ये बॉर्डर है, हम कहते रहे नहीं मानते। उधर ड्यूरन लाइन जो दूसरी तरफ हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, हम कहते हैं ये बॉर्डर है, अफगान कहते हैं ये बॉर्डर नहीं, हम नहीं मानते। वो आपके इलाके जो हैं उनको वो लेना चाहते हैं, वो कहते नहीं हमारे इलाके हैं, हिस्टोरिकली ये अफगानिया के इलाके हैं। बिल्कुल। अब वो इलाके हमारे फाटा बन गए हैं, पश्तूनख्वा बन गए हैं, कुछ इलाके बलूचिस्तान के हैं, वो कहते हैं नहीं ये सारे अफगानिस्तान।
तो हमारे पहले प्रॉब्लम्स ईस्ट फ्रंट पे थे हिंदुस्तान के साथ, वो अभी सॉल्व नहीं हुए और हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। हिंदुस्तान के साथ बैकलैश नहीं थी, ऐसे नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी आती है नहीं आती, कांग्रेस आती है नहीं आती, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सब के साथ बिजनेस करते हैं और वो हमारे साथ करते हैं। अफगानिस्तान में बड़ा फ़र्क पड़ता है, तालिबान की हुकूमत होती है, उनके हमारे साथ क्या ताल्लुकात है। अगर करज़ई की हुकूमत होती है, क्योंकि वो ताजिक और उज़्बेक उनके साथ ज़्यादा है, उनकी क्या है, अमेरिका का वहाँ क्या रोल है। अगर हमारे अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका के साथ तो फिर फिक्र की बात नहीं है, अगर हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है और अमेरिका के अच्छे तल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, तो हमें फिक्र होना चाहिए कि दोनों तरफ हम वो पावर बैठा हुआ है जिसके हमारे तल्लुकात ही अच्छे नहीं है, वो हमारे दुश्मनों के साथ जाकर दुश्मनी बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान में क्या होगा अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। अफगानिस्तान स्टेबल होगा, सिविल वॉर होगा, अफगानिस्तान टूट जाएगा, ये सारी चीज़ें कोई सिनारियो जो है ना उसका बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म का हमारे ऊपर असर पड़ सकता है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, अगर ये सिविल वॉर ख़त्म नहीं होती तो एक सूरत हाल ये है ना कि वो अमेरिका और करज़ई और ताजिक और उज़्बेक और कुछ पश्तून काबुल बैठ के, काबुल के ऊपर नॉर्थ वो सारा कब्जा कर लेंगे। अमेरिकन ऑलरेडी एक बेसिस बना रहे हैं वहाँ, उनका ख्याल है 30-40 हज़ार अपने ट्रूप्स वहाँ छोड़ के जाएंगे, बेसिस होंगे, ड्रोन्स होंगे, सारा कुछ होगा। $5 बिलियन देंगे और 5 बिलियन, 4 बिलियन, 3 बिलियन सारा यूरोप मिलके, अमेरिका मिलके उनको पैसे देंगे। हमें 1 बिलियन देने से कतरा रहे हैं, उनको 5 बिलियन साल का देंगे। और वो कितनी पॉपुलेशन है, कितने उनको बसा। तो आप करज़ई साहब ने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग की, तो वहाँ मैं आपको एक चिड़िया की बात बता दूँ, बातें हो रही थी अमेरिकन बेसिस की। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये भी एक इशू है आपके लिए, नहीं है। उसने कहा जी हमारे लिए क्या है, हमें तो अमेरिकन ये कहते हैं कि आप फिक्र क्यों करते हैं, आपको तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये बेसिस है, कल को खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए तो हमें इन बेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। उनको जो नाइटमेयर है ना उनका गोरों का, तो ये है कि यहाँ इस्लामी इनकलाब आ गया, एक और ईरान बन गया, वो तो उसको हथियार, न्यूक्लियर हथियार रोकने से पूरी कोशिश जारी है। यहाँ तो 100 बम लेके बैठे हुए हैं, हमने बम एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, उनको भी AQ खान के नाइटमेयर ख़त्म नहीं होते तो फिर यहाँ क्या होगा। तो ये एक किस्म का, ये हमें अब ऑलरेडी एक डेंजरस प्लेस समझा जा रहा है और माइंड सेट हमारा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में क्या होगा, इसलिए फॉर मी पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसकी बहुत अहमियत है कि अगर तो हम अच्छी पॉलिसी बनाते हैं तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे टू स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। व्हाट डू यू कॉल अच्छी पॉलिसी व्हेन यू से अच्छी पॉलिसी? देखिए ये तो पता लगेगा ना अच्छी पॉलिसी क्या है और बुरी पॉलिसी क्या है। अच्छी पॉलिसी वो होगी जिसमें आप ताजिक, उज़्बेक और जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और करज़ई साहब और मुल्ला उमर साहब को एक टेबल पर ला के बैठा दें और पावर शेयरिंग करा लें, ताकि सबको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाए और वो हमारी तरफ कोई ना तवज्जो करेगा इनसे हमने क्या लेना है। सबसे बेहतर पॉलिसी तो ये होगी और उसमें अमेरिका का भी इत्तेफाक हो ताकि अमेरिका आराम से चला जाए वहाँ से और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। सबसे ख़तरनाक पॉलिसी वो होगी कि वहाँ सिविल वॉर हो जाए। हम एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान भी तबाह हो जाएगा और पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। हम सपोर्ट कर रहे हैं फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जो वो जिस वजह से भी मर्जी हम समझते हैं ना, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम तालिबान को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली हमारी तो यही पॉलिसी, हमारी ये पॉलिसी। तो अगर वो पॉलिसी की एक्सेप्ट नहीं होती और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो फिर उसका जो हमारा जो हम अमेरिका से भी दूर हो जाएंगे, नेटो से भी दूर हो जाएंगे, हिंदुस्तान से पहले ही दूर हैं, ईरान के करीब हो नहीं सकते, तो रह गया पीछे, हम इस एरिया में कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाएंगे विदाउट फ्रेंड्स और हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जंग का ख़तरा होगा। तो वो जो जंगजू रियासत जिसे हम ख़त्म करना चाहते हैं और फलाही रियासत बनाना चाहते हैं वो तो फिर नहीं मुमकिन ही नहीं है ना। तो इसलिए फर्स्ट जंगजू रियासत बनानी है, नहीं बनानी, कैसे इसको ख़त्म करना है आहिस्ता तरीके से और कैसे इसको विदाउट क्रिएटिंग डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स फॉर द आर्मी, नंबर 1। नंबर 2 कि ये अफ़गानिस्तान में क्या होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी विज़ इंडिया, अमेरिका एंड अफ़गानिस्तान, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये क्या होगी, ये सही तरीके से हमें प्रोटेक्ट करेगी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को या हमें और हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करेगी। अच्छा सेठी साहब, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन इदारा, सबसे मुनज़्ज़म इदारा, उसका क्या किरदार होगा, बहुत अहमियत है इसकी पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। डेफिनेटली हम फ़ौज की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, पाकिस्तान की फ़ौज ऑब्वियसली द डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का डिसिप्लिन इदारा, सबसे मुनज़्ज़म इदारा, इसका रोल कहा जाता है बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान का फ्यूचर डिटर्मिन करने में, उसको बेहतर करने में। व्हाई डू यू से दैट? वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल इदारा, डिसिप्लिन इदारा, ऑर्गेनाइज्ड इदारा पाकिस्तान की फ़ौज है। सही। और इन्होंने हुक्मरानी की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एक माइंडसेट है। ठीक। इनके माइंडसेट के अंदर 2-3 पैरामीटर्स हैं या 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है अमेरिका। पुराने ज़माने की फ़ौज बड़ी प्रो अमेरिका होती थी, आजकल के ज़माने की फ़ौज एंटी अमेरिकन है। पुराने ज़माने की फ़ौज एंटी इंडियन होती थी, आजकल के ज़माने की फ़ौज एंटी इंडियन है। एंटी ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रो कम हो रहा है। दुनिया ग्लोबलाइजेशन में मिक्स होती जा रही है, हम अलग होते जा रहे हैं, एलिनेट हो रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते, तेल होता, हमें किसी चीज़ का फिक्र ना होता, जैसे ईरान है, तो कुछ हद तक खींच लेते। मगर 180 ममालिक, ये ग्लोबल ऑर्डर है। हमारे भी उस गैलेक्सी के अंदर एक रोल है, एक सिस्टम के अंदर एक जगह है। अगर हम उससे इधर उधर हिलेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती। कोई भी नेशन स्टेट वो ग्लोबल सिस्टम के बाहर नहीं हो सकती, उसके अंदर ही रहना पड़ता है। उसके अंदर पावर ब्लॉक्स हैं, आप या इस हिस्से का पावर ब्लॉक में हो या उस। अगर अब दुनिया में एक तरफ कहते हैं सोल सुपर पावर, दूसरी तरफ जो पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, अगर आप उसका हिस्सा नहीं है तो फिर कोई और पावर ब्लॉक का हिस्सा हो। दूसरा पावर ब्लॉक कौन सा हो सकता था? मुसलमान उम्मा का हो सकता था, वो तो है नहीं। मुसलमान तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा बनने के साथ और भी नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है। तीसरा हिस्सा क्या है? इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं, हर किस्म के इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में बन रहे हैं, फार ईस्ट में बन रहे हैं, EU में बन रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब ये हर जगह पे इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो आप फिर किस इकोनॉमिक ब्लॉक का हिस्सा होंगे? किसी इकोनॉमिक ब्लॉक का नहीं। सही। आप किसी इकोनॉमिक ब्लॉक का नहीं। आप बन सकते हैं। 2 फ्यूचर में नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। वो एक्चुअली एक डेवलपमेंट है, उसके 2 नाम हैं। चाइना कह रहा है कि हम नया सिल्क रूट बनाना चाह रहे हैं, सब साथ आइए। वो नया सिल्क रूट क्या है? ग्लोबल एक नया ब्लॉक बन रहा है ना, नया सिल्क रूट। सेंट्रल एशिया से लेके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारा वही है। एक तरफ पुराना सिल्क रूट, दूसरी तरफ ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक। ये मिलते हैं। जो आगे जो इकोनॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट कंट्री बहुत अहम रोल, बहुत अहमियत है। गैस, ऑयल, पाइपलाइन सारी पाकिस्तान के जरिए जानी है। चाइना, इंडिया की तरफ से सेंट्रल एशिया की तरफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाने हैं, सेंट्रल एशिया से नेचुरल रिसोर्सेज इधर फ्लो करने हैं। ग्लोब इंटीग्रेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा हंगर एनर्जी का जो है वो चाइना का और इंडिया का है। आप सिर्फ ट्रांजिट में बैठ जाएं। अगर आप 30 साल पहले ये फैसला कर लेते 70s में कि आपने ट्रांजिट इकोनॉमी बनानी है। स्विट्जरलैंड भी एक किस्म की न्यूट्रल इकोनॉमी है ना, जहाँ सारे लोग पैसे रखते हैं और वो पैसे दूसरों के पैसे के ऊपर रहते हैं, ऐश कर रहे हैं। आप भी अगर ये ट्रांजिट इकोनॉमी, जिसकी एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मुशर्रफ साहब की, सबकी एक ख्वाहिश थी, अगर वो बन जाते, जब आपने अलायंसेस छोड़े, ये मिलिट्री अलायंसेस छोड़े, नेटो, ये जो उस वक्त थे सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, वो जो अमेरिका के इंपीरियलिज्म के लिए आपने बनाए हुए, उसके बाद अगर आप बन जाते वो हब। आपने देखा UAE क्या चीज़ है? डेजर्ट, डेजर्ट है ना, कुछ भी नहीं वहाँ पैदा ही नहीं कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने क्या किया? उनको एक हब बना लिया ट्रांजिट का, ट्रांजिट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उन्होंने एयरपोर्ट्स बना लिए हैं। एक ज़माना था मुनीब, कराची एयरपोर्ट पे 40-50 एयरलाइंस लैंड करती थी, अब 10 भी नहीं करती। सारी एयरलाइंस दुबई, अबू धाबी, दोहा, कतर, बहरीन, उन्होंने वो हब बना लिया कि आपने ईस्ट टू वेस्ट जाना है, वेस्ट टू ईस्ट जाना है, आइए। उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने एक पूरी इकॉनमी एक पूरी बना ली है। ये हमारा रोल था। अगर हम प्रोग्रेसिव होते, जंगजू ना होते, लड़ाइयाँ झगड़े ना करते। वो लड़ाई झगड़े नहीं करते किसी के साथ, UAE वाले सबके साथ बना के रखते हैं, खुशहाली है, लोग आके पैसे खर्च करते हैं। उन्होंने एक नया रिजॉर्ट्स बना लिए हैं अब। अच्छा, हमारा क्या है? हम एक आइडियल ट्रांजिट रूट है। ईरान पाइपलाइंस ऑल द वे, तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइंस ऑल द वे, कजाकिस्तान पाइपलाइंस, ये खुशहाली है। मगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो हम कर नहीं सकते। अमेरिका के साथ तल्लुकात नहीं होंगे तो पैसे नहीं होंगे ये पाइपलाइंस बनाने के लिए अपने हिस्से में, ये सारा कुछ। या अमेरिका नहीं, मेरा मतलब है वेस्ट के साथ।
तो ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त बैलेंस में पड़ी। आप इसे लिंक करते हैं फौज के किरदार से। ये फौज सबसे पावरफुल इदारा है। आज फौज ये फैसला करे कि हमने ये सब कुछ करना है और वो जंगजू छोड़ के हमने ये बनाना है, तो ये सियासतदान तो एकदम तैयार हो जाएंगे करने के लिए। सियासतदान जब तैयार होते हैं तो कोई ना कोई रुकावट हो जाती है। हिंदुस्तान के साथ अमन करने के लिए मियाँ साहब शुरू किया 99 में, तो कारगिल हो गया और फिर हैंस उनकी गवर्नमेंट गई। तो मतलब है यही मसले हैं। जरदारी साहब आए तो फिर बात शुरू हुई कि जी शुरू करें जी, पाइपलाइंस की बात करें, ये करें वो करें, तो मुंबई हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये डिस्टर्ब कर देती हैं ये सारी फ़लसफे की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज की सोच का किरदार बहुत अहम होगा। दूसरी बात ये बहुत अहम है, पुराने ज़माने में पाकिस्तान की अफवाज की जो रिक्रूटमेंट होती थी सोल्जर्स की भी और अफसरों की भी, वो ज़्यादातर पंजाब से होती थी, आपके इलाके से, पोटोहार से। आप राजे वाजे सारे वहाँ फ़ौज में जाते थे, ठीक। अच्छा, और ज़मींदार भी एक बेटा जो है फ़ौज में भेज देते थे, एक बेटा बिज़नेस में या ज़मीन पे रख लेते थे। तो वो हाँ, अब क्या हो रहा है, अब फ़र्क ये है कि रिक्रूटमेंट जो हो रही है, पुराने ज़माने में वो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी ना, ज़मींदार बड़े बड़े और सरमायादार या ब्यूरोक्रेट्स, उनके बेटे फ़ौज में जाते थे, अपर मिडिल क्लास अफसर बनते थे। अब वो नहीं हो रहा। अब मिडिल क्लास जो पाकिस्तान की क्लासिक मिडिल क्लास, अर्बन, कंजर्वेटिव, एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिकन, वो सारी फ़ौज में जा रही है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी की है अभी हमारे शुजा साहब हैं, लंदन अमेरिका में होते हैं, जनरल आसिफ नवाज़ जो हमारे आर्मी चीफ थे, शुजा नवाज़ उनके भाई हैं। उन्होंने किताब लिखी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, इतनी मोटी किताब है, पूरी रिसर्च की उन्होंने, क्रॉस सोर्ड्स। उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। पढ़ने वाली किताब है मगर बड़ी मोटी किताब है, जिगर चाहिए पढ़ने के लिए। उनको बड़ी रिसोर्सेज मिली, एक्सेस मिला। वो कहते हैं दो बातें। वो कहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है ना पाकिस्तान की फ़ौज का, सोल्जर्स का भी और अफसर का भी, उसमें तब्दीली आ रही है। अब रिक्रूटमेंट जो है थोड़ी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पंजाब टू सदर्न पंजाब। रिक्रूटमेंट थोड़ी शिफ्ट हो रही है, यानी कि नॉर्दर्न पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से हटकर सदर्न पंजाब से रिक्रूटमेंट हो रही, जो पहले नहीं होती थी। सदर्न पंजाब पाकिस्तान का सबसे कंजर्वेटिव इलाका है, सबसे ज़्यादा रेडिकल थॉट, मिलिटेंट थॉट सदर्न पंजाब में सबसे करीब है। वहीं से ये सारे लश्कर और ये वो सारे की रिक्रूटमेंट, डेप्रिवेशन वहीं से रिक्रूटमेंट भी होती है, वहीं से लोग भी फ़ौज में जा रहे हैं। तो आप सोचिए क्या माइंडसेट लेके वो जा रहे हैं। ऑलरेडी जितनी भी ट्रेनिंग कर लेंगे पीछे कुछ रह जाएगा, तो उनकी एक माइंडसेट है। इसी तरीके के साथ बड़ी दिलचस्प बात है, पहले पंजाब से बड़ी रिक्रूटमेंट होती थी अफसरों की और फ्रंटियर से, अब कराची से अफसरों की रिक्रूटमेंट बढ़ती जा रही है। उसकी एक अपनी एक डायलेक्टिक है। कराची की जो सिटी है वहाँ एथनिक डिविजन्स आप देख रहे हैं, और वहाँ मिलिटेंसी और दूसरी चीज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की फ़ौज, जिसे हम होम स्पन पाकिस्तानी आर्मी कह रहे हैं, ये खुद जर्नैलों से बात करें, वो पता क्या कहते हैं आज के जर्नैल, और सेठी साहब आपको तो पुराने जर्नैल याद है ना, आप तो उनके साथ इंटरेक्शन करते रहे, वो भी आप जैसे ही थे, वेस्टर्नाइज्ड। हमारे पुराने चीफ्स जो थे वो बड़े वेस्टर्नाइज्ड थे, हम तो वैसे नहीं हैं, हम तो टाटों पे पड़े हैं। अब ये बड़े फ़ख्र से ये बताया जाता है कि हम टाट पे पड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आप लोग तो बड़े वेस्टर्नाइज्ड थे। अब वो जो था ना वो दाग बन गया, मॉडर्निटी एक दाग बन गया। ये भी ये सोच है, ये देखना है कि ये फ़ौज को कहाँ ले जाएगी। आप और मैं तो फिक्र नहीं करते कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डिसिप्लिन है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी पाकिस्तान सारे एक ही तबका है, सारा ये है, मिडिल क्लास ही होती है जो जाती है हर जगह पे, मगर दुनिया फिक्र करती है क्योंकि ये जो सोर्सेस हैं ये बड़ी कंजर्वेटिव हैं, रिलीजियस हैं, एंटी अमेरिकन हैं, एंटी वेस्ट हैं। ओसामा बिन लादेन के ऊपर जो प्रोग्राम हमने किया उसमें हमने कहा उसकी आखिरी लेगेसी जो है, एवरलास्टिंग लेगेसी, वो क्या है? एंटी वेस्टर्निज्म, कि वेस्ट के खिलाफ एंटी, बाकी और कोई लेगेसी नहीं है। ये टेररिज्म भी खत्म हो जाएगी मगर ज़हन के अंदर एंटी वेस्ट वो रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आगे जाके आपके लिए मसला बन सकती है। रिक्रूटमेंट की आपने बात की, ये अगर इस तरह के हमने इंसिडेंट्स भी देखे ना, जैसे GHQ पे अटैक हुआ, PNS मेहरान पे अटैक हुआ, और जिस तरह से फिर इनसाइडर्स जॉब सामने निकल कर आई, तो ये तो एविडेंट बात है। ये पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, कभी नहीं ऐसी चीज़ें होती थी कि फ़ौज के अंदर से लोग रिटायर करके जिहादी बन जाते हैं, फ़ौज को अटैक करना शुरू कर देते हैं, दे थिंक ऑफ इट एज एन एनिमी। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक डेवलपमेंट। वो ब्रिगेडियर अली हैं, वो तहरीर वाले, उनका ट्रायल अभी तक हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इससे दुनिया भी घबराती है और हमें भी घबराना चाहिए। फ़ौज
एक होनी चाहिए, मुत्तहिद होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। उसके अंदर जब ये चीज़ें नहीं डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं तो बड़ी ख़तरा का एक बायस बन जाता है। और न्यूक्लियर वेपन्स और ट्रिगर हैप्पी वेस्टर्नर्स, पहली एक प्रेजुडिस आपके खिलाफ, ये तो एक इस्लामोफोबिया, वो सारा एक माहौल बना हुआ है वहाँ जो बनाया हुआ है उन्होंने। वहाँ भी तो जंगजू रियासतें हैं ना, अमेरिका इज़ अ जंगजू रियासत, मगर वो सुपर पावर है तो इसलिए वो कैन गेट अवे विद इट, हम वी कांट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि अगर तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाती है, सिविलियंस हावी हो जाते हैं, सिविलियंस जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं ये सारी चीज़ को, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। सो इट्स ऑल लिंक्ड विद आर्मी का रोल, आर्मी, सिविलियंस, रिक्रूटमेंट पैटर्न्स, सिविलियंस की सोच, इंक्रीजिंग रिलीजियोसिटी, ये ज़्यादा मजहबी जो सेंटिमेंट पैशन है, मज़हब नहीं सियासत बन जाती है ना, तो वो मज़हब अपनी जगह पे रहे तो बड़ा अच्छा है, जब सियासी बन जाता है उसका तो वो ख़तरनाक एक नौयत बन जाती है। ओके सेठी साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन, ये उन अहम फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिटर्मिन करेंगे और इनको कैसा होना चाहिए। दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बात हम ब्रेक के बाद करेंगे, और ऑफ कोर्स के सॉल्यूशंस और वार्निंग्स क्या है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को क्या नहीं करना चाहिए आने वाले सालों में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। सेठी साहब, अब हमने बात करनी है कि अगले 5 या 10 सालों के अंदर सिनारियोज़ क्या हैं, क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आई एम श्योर अच्छी होंगी सारी की सारी। नहीं, सारी की सारी अच्छी नहीं है, कुछ ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ के कम चांसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का वही असर होगा जो सोमालिया का हुआ। अब कुछ जिन लोगों को नहीं पता सोमालिया में क्या हुआ, सोमालिया में ये हुआ कि जो सेंट्रल स्टेट थी वो ख़त्म हो गई, नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ गए, इंतशार फैल गया, वॉरफेयर शुरू हो गई, और हर किस्म की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए वहाँ। ना रियासत रही, ना लॉ एंड ऑर्डर रहा, ना मईशत रही, कुछ भी नहीं रहा। मुल्क है मगर लड़ाई झगड़े इतने हैं कि कोई चीज़ चल नहीं रही है, और सोमालिया को फेल्ड स्टेट कहते हैं। क्या आपका वो असर होगा? मैं नहीं समझता वो असर होगा। हमारी सिविल सोसाइटी बड़ी डेवलप्ड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड है, हमारी फ़ौज पागल नहीं है, और हमारी फ़ौज स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टिव है, और वो बिल्कुल आप एक बड़ा सख्त ढांचा बनाया हुआ है। इसमें से सेपरेटिज्म होना या बियॉन्ड अ पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होना। अब फाटा में क्या हुआ? बियॉन्ड अ पॉइंट जब लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होने लगा तो फ़ौज ने इंटरवेंशन कर दी। अगर आज बलोच चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि किसी फॉरेन रियासत की मदद ले लेंगे, तो नहीं हो सकता, आपकी फ़ौज रोक देगी। तो वो सिचुएशन सोमालिया वाली नहीं होने वाली कि आप जो है इंतशार से इम्प्लोड कर जाएंगे अंदर से ही, वो नहीं होगा। दूसरा सिनारियो ये है कि यूगोस्लाविया का जो हाल हुआ था, शायद आपका वो हाल हो जाए। अब जिनको नहीं पता यूगोस्लाविया में क्या हुआ उनको भी बता दिया जाए कि यूगोस्लाविया में बहुत सी मल्टी एथनिक कंट्री थी, जैसे हमारी मल्टी एथनिक है, वो भी मल्टी एथनिक थी, सर्ब्स थे, क्रोएट्स थे, वगैरह वगैरह। तो वो फिर टूट गई। वो एक ऐसा वक्त आया कि वो अंदर से फट टूटी, किसी फॉरेन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी, एथनिक ग्राउंड और एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर टूट गई, और वहाँ मेरा ख्याल है 6-7 पता नहीं कितने मुल्क बन गए, और वो सब टूट गए। पहले आपस में लड़ाई झगड़े हुए, फिर अलग अलग हो गए सारे, और उसमें किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। बाद में फॉरेन इंटरवेंशन हुई, जबकि एक जो अलग जो हो गए उन्होंने दूसरों को कैप्चर करने की कोशिश की या एथनिक क्लेंजिंग करने की कोशिश की। तो यूगोस्लाविया मैं समझता हूँ वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये उस किस्म की एथनिसिटी नहीं है कि एक इतनी ज़्यादा एथनिसिटी और इतना फैला हुआ है। यहाँ मतलब है कि मेन एक एथनिक सिटी, एक पंजाब, और बाकी जो हैं वो उतनी कुछ पठान जो है फॉर एग्जांपल उनका काफ़ी इंटीग्रेटेड है विद द इकोनॉमी। इसी तरीके के साथ कराची जो है इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट। तो वो अगर छोटी छोटी ठुक ठुक ठाटा है तो इससे ये नहीं है कि ये यूगोस्लाविया बन जाएगा। सो ये दोनों नहीं, यूगोस्लाविया उस सूरत में बन सकता है अगर हिंदुस्तान और अमेरिका आपके खिलाफ हो जाएं और आप पहले से ही गड़बड़ कर रहे हैं और वो आगे से और इंतशार फैलाएं और इंतकाम लेने की कोशिश करें, जंगें शुरू हो जाएं और आपको मुब्तला कर लें, इधर जंग उधर जंग, और फिर अलहदगी पसंद तंजीमें जो है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। मगर वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर हम अमन की तरफ जाएंगे और अपने तल्लुकात बना के रखेंगे तो बिल्कुल यूगोस्लाविया बनने की कोई चांसेस नहीं है। अच्छा सेठी साहब, एक ये भी सिनारियो हो सकता है कि अगर हम इस मुल्क में कितने चांसेस आप समझते हैं कि इस्लामी इनकलाब आ जाए,
इस्लामिक रेवोल्यूशन? इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन सिर्फ एक मुल्क में आई है, ईरान में, ठीक है। बाकी कहीं रेवोल्यूशन नहीं आई। ममलकत होंगी जो कि और तरीके से बनी, कई तो ऐसी हैं जो कि अमेरिका ने बनाई हैं, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझे मेरा इशारा कहाँ, या बरतानिया ने बनाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अर्ज़ ये है कि इस्लामी इनकलाब इसलिए नहीं है कि हम इस्लामी तौर पे भी बिखरे हुए हैं, एक ग्रुप नहीं है। ईरान के अंदर 90% शिया थे, यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ इतने फ़िका हैं कि वो आप पता ही नहीं चलता कौन कौन क्या है, और आपस में इतने झगड़े उनके, उसके अलावा वोट नहीं मिलता, उसके अलावा लोग उस किस्म, हाँ फिरका, उसलिए मैं समझता हूँ यहाँ वो यूनिटी नहीं है, होमोजेनिटी नहीं है, जिसकी वजह से कि एक मूवमेंट बनता है। दूसरा ये कि ईरान के अंदर वो आयतुल्लाह जो थे बड़ी स्पेशल क्लास थी, यहाँ उसकी इक्विवेलेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे मौलाना जो है वो बिल्कुल आयतुल्लाह से फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और तो इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ इस्लामी इनकलाब का भी जो कि स्ट्रीट से आए, लाहौर में अगर इस्लामी एक जज्बा खड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं कि कराची में भी होगा या क्वेटा में भी होगा, या अगर पेशावर में MMA की गवर्नमेंट बनती है जो इस्लामी इनकलाब लाना चाहती थी, यहाँ नहीं बन सकती, रह चुके हैं। हाँ, यहाँ और बड़े फोर्सेस हैं एंड सो ऑन, तो इस्लामी इनकलाब भी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा सेठी साहब, एक बात है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, अब पीपल्स देख रही है तो हमारा वी आर लिविंग इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यस मुनीब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो है, मगर अभी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं ना, कि पता नहीं चल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई कहता है ये है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कहता है वो है, तरमीमें भी हो रही हैं और फिर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर भी बहुत से सवाल हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशंस भी फ़र्क किस्म की होती हैं, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इंडिया में सेकुलर है, टर्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है और जो सियासी जमात जो रूल कर रही है वो इस्लामिक है। हमारे यहाँ जमातें जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, मगर हमारी जो आइन है उसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस तो हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ मिक्स सिस्टम चल रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन बहुत हुई है। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी नहीं बनने की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ लिबरल किस्म की वैल्यूज़ आएंगी। कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी होगी, राइट ऑफ सेंटर होगी, और अगर वो दूसरी चीज़ें इख्तियार कर ले जो कि अर्दोगान साहब ने टर्की में की हैं, कि कल्चर जो है ब्रॉडली स्पीकिंग वो कंजर्वेटिव हो, मगर जो ट्रेड एंड बाकी चीज़ें हैं वो मॉडर्न हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक ठाक स्टेबल किस्म की रियासत बन सकती है। अच्छा सेठी साहब, एक जो सिनेरियो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा अगले 10 सालों में, जैसे आप कहते हैं कि मडल अलॉन्ग करेंगे, मडलिंग अलॉन्ग, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ना इनकलाब आएगा, ना ये ना कुछ अच्छा होगा ना बुरा होगा। जी पाकिस्तान 20 साल से क्या 50 साल से ऐसे ही चल रहा है, आगे भी 50 साल ऊपर नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी आंखें दिखाता है, कभी लेट जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ भी है और बड़ी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ है सोसाइटी की स्ट्रेंथ है, सिस्टम की स्ट्रेंथ है, वीकनेस भी वही चीज़ है। तो जो चीज़ आपको कमज़ोर करती है वही आपको स्ट्रॉन्ग करती है। अभी एक नई किताब आई है, एनाटोल लीवन साहब है, उन्होंने लिखी है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आपका जो फ्यूडल सिस्टम है वो आपको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज को बढ़ने नहीं देता, और उसका होल्ड है ऑन। तो वो जितना वो स्टैग्नेंट है या कंजर्वेटिव है उतना ही वो रेडिकल चेंज को नहीं होने देता। तो वो मतलब इस किस्म की स्ट्रेंथ्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी जो इशू है वो उसको देख लिया जाए कि क्या अब फिर एक मिलिट्री इंटरवेंशन होगी या नहीं होगी। अगर अब कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हुई तो वो जो कल हमने परसों तरसों जो बात की थी कि 3 ऑप्शंस, कि जी अब मिलिट्री फाइनल टेक ओवर कर ले, रिलीजियस पार्टीज़ को साथ ले ले, और एक राइट विंग रिलीजियस रियासत बनाए, बाकी सबका सफाया हो जाए। क्या उसकी कोई चांस है कि नहीं? मैं नहीं समझता उसका कोई चांस है। अच्छा, कि आप उसका मिलिट्री टेक ओवर का कोई चांस नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म के लिए जुडिशरी और मिलिट्री मिल सकते हैं टू क्रिएट अ ट्रांजिशन गवर्नमेंट, मगर ये कि इन हालात में जब हम घिरे हुए हैं प्रॉब्लम्स के साथ और दुश्मन उसमें मिलिट्री ने अगर टेक ओवर किया तो बहुत बड़ी हमाकत होगी। मैं समझता हूँ ये मिलिट्री का मूड नहीं है फॉर टेक ओवर। ये ज़रूर है कि ये मिलिट्री चाहती है कि हम सिविलियंस हम बेहतर परफॉर्मेंस दें और ज़िम्मेदारी के साथ मुल्क को चलाएँ। अच्छा सेठी साहब, अब ये तो खैर हमने सिनारियोज बता दिया, बिल्कुल लास्ट में हम कि कौन सी ऐसी चीज़ें आप समझते हैं कि जो डोंट्स हैं कि अगले 5 सालों में 10 सालों में कि स्ट्रिक्टली जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए नो गो एरियाज़ 2-3 हैं। देखिए, एक तो ये कि अगर आपकी फिर कोई मुंबई टाइप कोई चीज़ हो गई तो हिंदुस्तान ने फिर जंग छिड़ जाएगी।
ये इस दफ़ा बचाव नहीं होगा। होगा आप जब मुंबई हुआ था तो आपकी नई नई एक वापस रेस्टोरेशन हुई थी डेमोक्रेसी की, दुनिया आपको बड़ा पसंद कर रही थी, सब वो हेल्प कर रहे थे। इस दफ़ा लोग नाराज़ होंगे क्योंकि पहले से ही वो आपसे नाराज़ हो चुके हैं दूसरे इश्यूज़ के ऊपर, और इस दफ़ा फिर एक आपने अमन की आशा शुरू की है। और अगर आप फिर कोई चीज़ हादसा ऐसा हो जाता है तो लोग कहेंगे इनको तो कभी इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। और हिंदुस्तान जो कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है सब जगह पे दुनिया में उसकी डिप्लोमेसी आपसे 10 गुना बेहतर है क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है और आपको वैलिडेट कर रहे हैं। और वो कहेंगे देखा आप हमें कहते थे, हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं, हर दफ़ा कुछ कर देते हैं, इनको ख़त्म किया जाए, फारग किया जाए, इनको आइसोलेट किया जाए, सैंक्शन लगाया जाए, इनको ये किया जाए। दुनिया तैयार हो जाएगी इस चीज़ के लिए, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो ये डिरेल कर देगा सारा जो कुछ यहाँ हो रहा है, डिरेल हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर 9/11 जैसा या उससे कम भी कोई हादसा हो जाता है अमेरिका में या लंदन में या कहीं, स्पेशली अमेरिका में, और उसका लिंक फिर लश्कर तैयबा या पाकिस्तान की तरफ आता है, किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन या अलकायदा की तरफ, तो ये सारी बात कि ड्रोन ना मारे, हमारी सॉवरेंटी ये और ये ना करें, ये फिर हाथ से निकल जाएगी ये गेम। फिर आप फिर आइसोलेट हो जाएंगे, फिर लोग कहेंगे इनको सबक सिखाओ, ये बाज नहीं आते, ये इन लोगों के ख़िलाफ़ आपकी रियासत एक्ट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो बहुत ख़तरनाक एरियाज़ हैं। जब भी हम टेढ़ी लाइन से हट के सीधी लाइन पे आते हैं तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है जो कि हमें फिर डिरेल कर देता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़े जो दो ख़तरनाक नो गो एरियाज़ हैं वो ये हैं कि अगर कोई ऐसी हादसा होता है जिसका इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट बॉर्डर के ऊपर हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, ईस्ट बॉर्डर फिर खुल गया लड़ाई झगड़े का तो मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके के साथ अमेरिका को दुश्मन बनाना गलती है, अमेरिका के साथ तल्लुकात बेहतर करना बेहतर है, मगर अगर बेहतर नहीं होते तो ख़राब नहीं होने चाहिए। इतने बड़े पावर को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ सारा यूरोप है, तो फिर वो एक किस्म की आइसोलेशन हो जाती है। चाइना ने अमेरिका के साथ कितने अच्छे तल्लुकात रखे हैं, ठीक है। तो ये अगर हमने कुछ चाइना से सीखना है तो ये नहीं कि हम मोहताज हों, चाइना मोहताज नहीं है, मोहताजी की तरफ नहीं, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। अमेरिका को कहना है ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ तरीके से बात करो, ये हमारे मफाद हैं, हमें तुम्हारे मफाद का भी पता है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। तरीका होता है डिप्लोमेसी का, हमें डिप्लोमेसी को एक्सटेंड करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है ताकि मोहताज ना हो, बात भी करें तो फिक्र ना करें। सईद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जो कि आपने पहले ही मुलाहिज़ा किया उसमें क्राइसिस थे, और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने सोल्यूशंस बताए कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है पाकिस्तान का फ्यूचर डिटर्मिन करेंगी, और ये कि वार्निंग्स क्या हैं, नो गो एरियाज़ क्या हैं पाकिस्तान के लिए एज अ स्टेट। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।